इमेजिन करो अगर कल सुबह आप उठते हो और देखते हो कि पूरी दुनिया में वॉर की खबर चल रही है। क्रूड ऑयल की प्राइस अचानक स्काई रॉकेट कर जाती है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाता है और स्टॉक मार्केट रेड सी बन चुका है। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ न्यूज है या यह आपके फ्यूचर वेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली रियलिटी है? क्योंकि हिस्ट्री हमें बार बार एक चीज सिखाती है, जब दुनिया में वॉर होता है तो सिर्फ बॉर्डर्स नहीं बदलते, पैसे का फ्लो भी बदल जाता है। और जो लोग इस फ्लो को समझ लेते हैं वही लोग मार्केट से मैसिव वेल्थ क्रिएट करते हैं। बाकी लोग पैनिक में सेल कर देते हैं और फिर कहते हैं यार स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, मार्केट साइकोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन है। और आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझने वाले हैं। ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल प्राइसेस, गोल्ड रैली, फॉरेन इन्वेस्टर्स, निफ्टी मूवमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट इस सिचुएशन में स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। लेकिन वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ग्लोबल क्राइसिस में मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। और अगर आप यह गलती अवॉइड कर लेते हो तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ऑनेस्ट सवाल, जब भी न्यूज में वॉर की खबर आती है, क्या आप भी तुरंत अपने इन्वेस्टमेंट ऐप खोलकर पोर्टफोलियो चेक करते हो? और अगर पोर्टफोलियो रेड दिखे तो हार्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर ऐसा होता है तो रिलैक्स, आप अकेले नहीं हो। पूरी दुनिया के मिलियंस इन्वेस्टर्स यही करते हैं और यही रिएक्शन मार्केट को मूव भी करता है। अब कहानी शुरू करते हैं। 2026 में मिडिल ईस्ट में टेंशन फिर से हेडलाइंस बन गई। ईरान और इजराइल के बीच जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर प्रेशर डाल रहा है। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट कहां दिखता है? क्रूड ऑयल मार्केट, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया के एनर्जी सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है और यहां से गुजरता है एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रूट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये रूट दुनिया के ऑयल सप्लाई का मैसिव पोर्शन हैंडल करता है। अब इमेजिन करो, अगर यहां टेंशन बढ़ती है तो सबसे पहले क्या होता है? ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी का मतलब है प्राइस वॉलेटिलिटी, यानी क्रूड ऑयल सडनली एक्सपेंसिव हो सकता है। और अगर क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव होता है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ ऑयल कंपनीज पर नहीं पड़ता, इसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। इंडिया अपनी ऑयल डिमांड का मेजॉरिटी हिस्सा इंपोर्ट करता है। मतलब अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। और इंपोर्ट बिल बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन प्रेशर, और इन्फ्लेशन का मतलब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर सकता है। और इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होने का मतलब स्टॉक मार्केट पर प्रेशर। तो एक सिंपल चेन रिएक्शन बनता है। वॉर, ऑयल प्राइस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी। और यही रीजन है कि जियोपॉलिटिकल न्यूज मार्केट को इतना स्ट्रांगली इंपैक्ट करती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मार्केट में सिर्फ फियर नहीं होता, अपॉर्चुनिटी भी होती है। और हिस्ट्री हमें बताती है, जब भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है कुछ सेक्टर्स क्रैश करते हैं और कुछ सेक्टर्स बूम करते हैं। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो इस शिफ्ट को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा मार्केट साइकोलॉजी। जब भी वॉर जैसी न्यूज आती है, इन्वेस्टर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। पहली कैटेगरी पैनिक इन्वेस्टर्स जो न्यूज देखकर तुरंत सेलिंग शुरू कर देते हैं, और दूसरी कैटेगरी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स जो पहले सिचुएशन एनालाइज करते हैं, डेटा देखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, लॉन्ग टर्म वेल्थ हमेशा दूसरी कैटेगरी बनाती है। वैसे एक फनी ऑब्जर्वेशन है, जब मार्केट क्रैश करता है तो लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। लेकिन जब सेम मार्केट रैली करता है तो वही लोग कहते हैं यार इन्वेस्टमेंट तो पहले शुरू कर देना चाहिए था। ह्यूमन साइकोलॉजी भी मार्केट की तरह वॉलेटाइल होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां दिखेगा? कौन से सेक्टर्स क्रैश हो सकते हैं और कौन से सेक्टर्स मैसिव रैली कर सकते हैं? और क्या ये सिचुएशन एक्चुअली यंग इन्वेस्टर्स के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन सकती है? ये हम अगले पार्ट में समझने वाले हैं, जहां हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, गोल्ड रैली, सेफ हेवन एसेट्स और सेक्टर वाइज मार्केट इंपैक्ट की। लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखना, फाइनेंशियल मार्केट्स में इंफॉर्मेशन ही पावर होती है। और अगर आप सही इंफॉर्मेशन को सही समय पर समझ लेते हो तो मार्केट की वॉलेटिलिटी आपके वेल्थ क्रिएशन का टूल बन सकती है। द रियल मार्केट इंपैक्ट।
अब असली सवाल शुरू होता है। जब वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो मार्केट में सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है? रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं, सबसे पहले रिएक्ट करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होती है और कैपिटल भी बहुत बड़ा होता है। और जब ये इन्वेस्टर्स मूव करते हैं तो पूरा मार्केट डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होता है, और वह है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्लड कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, केमिकल इंडस्ट्री सब कुछ ऑयल से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इमेजिन करो, अगर मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से ऑयल सप्लाई रिस्क में आती है तो ऑयल प्राइसेस रैपिडली इंक्रीज कर सकते हैं, और जैसे ही ऑयल एक्सपेंसिव होता है पूरी सप्लाई चेन एक्सपेंसिव हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव, प्रोडक्शन एक्सपेंसिव, लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव और आखिर में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव। यही इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन पर। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी महसूस होती है तो वह रिस्की एसेट्स से पैसा निकालकर सेफ एसेट्स में शिफ्ट करने लगते हैं, और यही रीजन है कि वॉर जैसे सिचुएशंस में दो चीजें अक्सर राइज करती हैं, गोल्ड और यूएस डॉलर। अब सवाल यह है, गोल्ड को सेफ हेवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिस्ट्री में हजारों साल से गोल्ड को स्टोर ऑफ वैल्यू माना गया है। जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ है या वॉर सिचुएशन बनी है, लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि गोल्ड फिजिकल एसेट है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसीलिए वॉर न्यूज आते ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं और गोल्ड प्राइसेस रैली करने लगते हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब दुनिया में केओस बढ़ता है तो गोल्ड चमकने लगता है, और जब दुनिया में पीस होता है तो स्टॉक मार्केट चमकने लगता है। अब स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? वह दोनों को समझता है। लेकिन गोल्ड ही एक सेफ एसेट नहीं है। एक और एसेट है जो वॉर टाइम में अक्सर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वह है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, मतलब ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर में होता है। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स डॉलर होल्ड करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह रिलेटिवली स्टेबल करेंसी मानी जाती है। और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स पर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चेन रिएक्शन बनता है। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं, और अगर एफआईआई सेलिंग करते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में एक पावरफुल ट्रेंड देखने को मिला है, और वह है एसआईपी रेवोल्यूशन। हर महीने लाखों इन्वेस्टर्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यही डोमेस्टिक लिक्विडिटी मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल करते हैं तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बाइंग करके मार्केट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है वॉर जैसे सिचुएशंस में कुछ सेक्टर्स क्रैश करते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स बूम भी करते हैं। और अगर आप सही सेक्टर पहचान लेते हो तो मार्केट वॉलेटिलिटी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अब सवाल ये है, अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो कौन से सेक्टर्स सफर करेंगे और कौन से सेक्टर्स रैली कर सकते हैं? यही हम आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज की, जैसे पेंट इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स से आता है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो इन कंपनीज का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, और जब कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट मार्जिन्स रिड्यूस हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स इन सेक्टर्स से टेम्पोरेरिली दूर रह सकते हैं। अब बात करते हैं एविएशन सेक्टर की। एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट होता है एटीएफ, यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल, और एटीएफ डायरेक्टली क्रूड ऑयल से लिंक्ड है। अगर क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हो जाता है तो एयरलाइन कंपनीज के कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं, और इन्वेस्टर्स एविएशन स्टॉक्स से कॉशियस हो जाते हैं। वैसे अगर आपने कभी फ्लाइट टिकट प्राइसेस नोटिस किए हो तो आपको समझ आ जाएगा। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो फ्लाइट टिकट्स भी अचानक एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और हम सोचते हैं ये एयरलाइन कंपनी इतना प्रॉफिट क्यों बना रही है। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन हर क्राइसिस में कुछ विनर्स भी होते हैं, और वॉर सिचुएशंस में एक सेक्टर है जो अक्सर स्पॉटलाइट में आ जाता है,
जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो कंट्रीज डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने लगती है और डिफेंस कंपनीज को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए डिफेंस सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। इंडिया में भी पिछले कुछ सालों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर स्ट्रॉन्ग फोकस है और गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए डिफेंस कंपनीज लॉन्ग टर्म थीम बन सकती है। अब इमेजिन करो, अगर कोई यंग इन्वेस्टर मार्केट पैनिक के समय स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स पहचान ले और डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्ट करे तो आने वाले 10 साल में उसकी वेल्थ ड्रामेटिकली ग्रो हो सकती है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन अक्सर अनसर्टेनिटी के समय शुरू होता है। लेकिन अभी हमने सिर्फ मैक्रो इम्पैक्ट समझा है, असल गेम तो स्टॉक मार्केट चार्ट्स में दिखता है। निफ्टी बैंक, निफ्टी सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स, एफआईआई सेलिंग, डीआईआई बाइंग और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये सब डिसाइड करता है कि शॉर्ट टर्म मार्केट डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो अगले पार्ट में हम समझेंगे मार्केट टेक्निकल एनालिसिस और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में स्मार्ट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। मार्केट टेक्निकल रियलिटी। अब तक हमने समझा वॉर सिचुएशन, ऑयल प्राइसेस, गोल्ड, रैली सेक्टर, इम्पैक्ट। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक और लैंग्वेज होती है जिसे समझे बिना इन्वेस्टर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और वह लैंग्वेज है टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि मार्केट सिर्फ न्यूज से नहीं चलता, मार्केट चार्ट से भी चलता है। एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर न्यूज ही मार्केट को मूव करती तो हर इन्वेस्टर मिलियनेयर बन चुका होता, क्योंकि न्यूज तो सबको दिखाई देती है। लेकिन मार्केट में पैसा वही कमाता है जो न्यूज के साथ डेटा भी समझता है। अब बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बैकबोन की। निफ्टी सिर्फ एक इंडेक्स नहीं है, ये इंडिया की टॉप कंपनीज की परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन है। जब ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो निफ्टी में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, और इसी समय ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। सपोर्ट लेवल क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये वह प्राइस जोन होता है जहां हिस्टोरिकली बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। मतलब जब मार्केट गिरता है तो एक पॉइंट पर बायर्स बाइंग शुरू कर देते हैं और मार्केट टेम्पोररीली स्टेबलाइज हो जाता है। इसे सपोर्ट लेवल कहा जाता है। अब रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। यह वह लेवल होता है जहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है तो कुछ इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं और मार्केट टेम्पोररीली रुक जाता है। इसे रेजिस्टेंस लेवल कहा जाता है। अब इमेजिन करो, अगर वॉर न्यूज की वजह से मार्केट सडनली गिरता है तो इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स सपोर्ट जोन्स के आसपास अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं। यही डिफरेंस होता है रिएक्शन और स्ट्रैटेजी में। अब आते हैं एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पर जो इंडियन मार्केट को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है, एफआईआई और डीआईआई। एफआईआई का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये ग्लोबल फंड्स होते हैं जैसे हेज फंड्स, ग्लोबल एसेट मैनेजर्स, फॉरेन पेंशन फंड्स। ये इन्वेस्टर्स वर्ल्ड मार्केट्स में कैपिटल एलोकेट करते हैं, और जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो एफआईआईज इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। डीआईआई का मतलब है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें आते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और इंटरेस्टिंग बात यह है, पिछले कुछ सालों में इंडिया में डीआईआई पावर ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई है। हर महीने मिलियंस इन्वेस्टर्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और यही कंसिस्टेंट इनफ्लो मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है एफआईआईज सेलिंग करते हैं लेकिन मार्केट क्रैश नहीं होता, क्योंकि डीआईआईज बाइंग कर रहे होते हैं। वैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मार्केट में दो प्लेयर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडियन इन्वेस्टर्स। और कई बार ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, और बीच में निफ्टी डिसाइड करता है किधर जाना है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मार्केट वॉलेटाइल हो और जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई हो तो यंग इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, पैनिक या अपॉर्चुनिटी सर्च? एक फेमस इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बाय द डिप। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरते ही ब्लाइंडली बाय करना। इसका मतलब है क्वालिटी एसेट्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अक्यूमुलेट करना। जब मार्केट फियर में हो, हिस्ट्री हमें एक पावरफुल लेसन देती है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 पैंडेमिक क्रैश, इन दोनों समय मार्केट में मैसिव पैनिक था, लेकिन जो इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन्ड रहे
उन्होंने आने वाले ईयर्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएट की। लेकिन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि मार्केट हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होता, इसलिए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस यूज करते हैं। स्टॉप लॉस बेसिकली एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो पोटेंशियल लॉसेस को कंट्रोल करता है। अब यहाँ कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, मार्केट वॉलेटिलिटी, सेक्टर रोटेशन, टेक्निकल लेवल्स। इन सब के बीच यंग इन्वेस्टर्स के सामने एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन साथ ही एक डेंजरस ट्रैप भी होता है, और वह ट्रैप है इमोशनल इन्वेस्टिंग। अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो मार्केट आपको पनिश कर सकता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो यही वॉलेटिलिटी आपकी फाइनेंशियल जर्नी को एक्सेलरेट कर सकती है। द इन्वेस्टर माइंडसेट। अब वीडियो के फाइनल फेज में हम बात करेंगे माइंडसेट की, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ स्टॉक से नहीं, माइंडसेट से बनती है। जब भी ग्लोबल क्राइसिस आता है, दो तरह के लोग होते हैं, पहले जो डर जाते हैं और दूसरे जो सीखते हैं, और मार्केट हमेशा दूसरी कैटेगरी को रिवॉर्ड करता है। अगर आप 20 से 30 एज ग्रुप में हो तो आपके पास सबसे पावरफुल एसेट है टाइम। टाइम कंपाउंडिंग को पॉसिबल बनाता है, और कंपाउंडिंग वेल्थ क्रिएशन का रियल इंजन है। एक सवाल खुद से पूछो, अगर मार्केट अगले 10 इयर्स में ग्रो करने वाला है तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से डरना क्या लॉजिकली सही डिसीजन है? लेकिन अभी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, क्या ईरान कॉन्फ्लिक्ट जैसी ग्लोबल सिचुएशंस एक्चुअली इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क ज्यादा क्रिएट करती हैं या अपॉर्चुनिटी? और अगर कोई यंग इन्वेस्टर अगले 10 इयर्स में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहता है तो उसे आज से कौन से स्टेप्स शुरू करने चाहिए? यही हम अगले फाइनल पार्ट में समझेंगे, जहां मैं आपको दूंगा यंग इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, द वेल्थ माइंडसेट ड्यूरिंग ग्लोबल क्राइसिस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में ग्लोबल क्राइसिस हमेशा दो चीजें लेकर आता है, रिस्क और अपॉर्चुनिटी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों एक ही समय पर एग्जिस्ट करते हैं, और यह डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से मार्केट को देख रहे हो। जब भी न्यूज में वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात आती है तो सोशल मीडिया पर पैनिक बढ़ जाता है। न्यूज चैनल्स ड्रामेटिक हेडलाइंस दिखाते हैं, एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शंस देने लगते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वे नॉइज को इग्नोर करते हैं और डेटा को एनालाइज करते हैं। एक छोटा सा सवाल, अगर न्यूज देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना सही स्ट्रैटेजी होती तो न्यूज एंकर्स दुनिया के सबसे रिच इन्वेस्टर्स होते, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हेडलाइंस नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पैटर्न देखते हैं। हिस्ट्री में कई मेजर वॉर्स हुए हैं, ऑयल क्राइसिस हुआ है, ग्लोबल रिसेशन आया है, पैंडेमिक आया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स ने हमेशा ग्रोथ दिखाई है। क्यों? क्योंकि कंपनीज इनोवेट करती हैं, इकोनॉमीज ग्रो करती हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, और ह्यूमन प्रोग्रेस कंटिन्यू रहता है। अब इमेजिन करो, अगर कोई यंग इन्वेस्टर 20 इयर्स की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करता है और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता है, तो अगले 15 से 20 इयर्स में कंपाउंडिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकती है। यही रीजन है कि अर्ली इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पावरफुल टूल है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, और वह प्रॉब्लम है मिडिल क्लास माइंडसेट। कई लोग इन्वेस्टिंग को पोस्टपोन करते रहते हैं। वे सोचते हैं जब सैलरी ज्यादा होगी तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जब मार्केट स्टेबल होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, जब रिस्क कम होगा तब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है, परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं आती। टाइम मार्केट से ज्यादा पावरफुल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी डिले करते हो तो आप कंपाउंडिंग के ईयर्स लूज कर देते हो, और कंपाउंडिंग लॉस टाइम को रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अब सवाल ये है, अगर कोई यंग इन्वेस्टर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहला स्टेप, फाइनेंशियल एजुकेशन। मार्केट को समझो, इकोनॉमी को समझो, कैपिटल फ्लोज को समझो। दूसरा स्टेप, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे टूल्स यंग इन्वेस्टर्स के लिए एक्सट्रीमली पावरफुल हैं, क्योंकि यह हैबिट बनाते हैं रेगुलर इन्वेस्टिंग की। तीसरा स्टेप, डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी पूरा पैसा एक एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इक्विटी, गोल्ड, डेट, डिफरेंट एसेट्स रिस्क को बैलेंस करते हैं। चौथा स्टेप, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है। वैसे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, जब मार्केट गिरता है तो लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है, और जब मार्केट रैली करता है
तो वही लोग कहते हैं काश हमने पहले इन्वेस्ट किया होता। अब वापस आते हैं ईरान कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल टेंशंस पर। क्या यह सिचुएशंस मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है? यस। क्या यह इन्वेस्टर्स को नर्वस बनाती है? यस। लेकिन क्या यह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को रोक सकती है? हिस्ट्री कहती है नो। अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कई बार नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेट होती है, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ता है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन बढ़ता है और कैपिटल नए सेक्टर्स में फ्लो करने लगता है। और यही रीजन है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्राइसिस को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, क्योंकि वेल्थ अक्सर अनसर्टेनिटी के टाइम पर क्रिएट होती है। अगर आप यंग हो, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर में वेल्थी लाइफस्टाइल चाहते हो, तो एक चीज याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सीडेंट से नहीं मिलती। फाइनेंशियल फ्रीडम डिसिप्लिन और पेशेंस से बनती है। और शायद आने वाले ईयर्स में ग्लोबल इकोनॉमी कई चैलेंजेस फेस करेगी, न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इकोनॉमिक शिफ्ट्स, लेकिन हर शिफ्ट नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगी। सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, सवाल ये है आप इन्वेस्टर के रूप में क्या करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर डीप इंसाइट्स शेयर करने वाले हैं, ताकि इंडिया का यंग जनरेशन फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सके। और रिमेंबर, मनी इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ की चॉइसेस को अनलिमिटेड